हाय प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के करियर क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, तो हम लोग पढ़ चुके थे। इस समय हम साइंस का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। लाइट में हमने देखा था कि लाइट यानी प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या होता है, इन सब पे हम डिस्कशन कर चुके थे। और उसके बाद में हमने जो है क्या किया था, समतल दर्पण के बारे में भी चर्चा कर चुके थे हम। और इस समय जो है हम लोग जो है गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों। तो हम लोग पहला हम देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो हमारा पहला हेडिंग रहेगा गोलीय दर्पण। तो प्यारे बच्चों, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, माने ऐसा कोई दर्पण हो जो गोलाकार हो, उसी को हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। तो ये जो है गोलीय दर्पण हमारे जो होते दो प्रकार के होते हैं, और एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं इस तरह से, ये हमने गोलीय दर्पण ले लिया, ठीक। अब उसके बाद में जो है इसके बाहरी परत पे अगर हम इस तरह से कलई कर दें, माने पारे या लाल ऑक्साइड या सिल्वर नाइट्रेट से अगर हम इस पर कलई कर देंगे, और ये इसको जो है हम एक कट इधर से लगाएंगे, एक कट हम जो है कहीं बगल से लगा लेंगे। ऐसे हमने एक कट लगाया, और एक कट लगाने के बाद में जो है हम देखेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे इधर से हम कट लगाएंगे। अगर ये गोलीय दर्पण जो है उसका अगर बाहरी वाला परत अगर जो है ये लेप किया हुआ है, तो जो निकल करके आएगा वो हमारा यहाँ से क्या मिलेगा, हमको एक गोलीय दर्पण मिलेगा जो इस तरह से हमको प्राप्त होगा। और ये गोलीय दर्पण जो है प्यारे बच्चों दबा हुआ, इसका जो है लेप किया हुआ पार्ट बाहर है, और ये जो अंदर वाला पार्ट जो प्रवर्तक तल है ये जो है दबा हुआ है, और इसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक। और उसके बाद में अगर हम इस एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं दूसरा, और इसके अंदर से हम जो है कलई कर दें, और कलई करने के बाद में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसका जो है सेम इसी तरह से जैसे इसका कट लगाया था वैसे इस पर भी हम कट लगाएंगे। तो जब इस तरह से हम कट लगाएंगे तो हमको एक गोलीय दर्पण प्राप्त होगा, एक गोलीय दर्पण का कटा हुआ पार्ट प्राप्त होगा, और ये जो होगा ये इस तरह से निकल करके आएगा, इस तरह से अंदर की तरफ कलई किया हुआ है, और ये जो बाहर वाला परत है ये उभरा हुआ है, और यही जो है इसका होगा प्रवर्तक तल। तो इस तरह से ये जो दर्पण होगा जिसका उभरा हुआ तल प्रवर्तक तल हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब जो है ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हम क्या करेंगे, पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो हम आते हैं, हमारी जो है अगली हेडिंग रहेगी, पहला जो प्रकार होता है गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब भैया इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो ये जो होता है, और इसका एक उपनाम और होता है जिससे हम क्या कहते हैं भैया, इसको हम कहते हैं अपसारी
दर्पण। इसको हम क्या कहते हैं भैया? अपसारी दर्पण। और इसका नाम अपसारी दर्पण क्यों पड़ा, इसको हम देखते हैं। क्योंकि ये जो दर्पण होता है हमारा, उत्तल दर्पण होता है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को क्या करता है भैया? फैलाता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? अपसारी दर्पण। तो हम देखते हैं ये किरणों को कैसे फैलाता है। ये है उत्तल दर्पण हमारा, ठीक। और ये जिस गोलीय दर्पण का कटा हुआ ये भाग होता है, उसके सेंटर को अगर हम ले लेते हैं, उसके केंद्र को हम ले लेते हैं, तो वो इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसे हम इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे हम सी से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारा दर्पण है, इसका मध्य बिंदु हम जब ले लेते हैं, तो ये उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में पोल कहते हैं, ध्रुव कहलाता है। और इन दोनों दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को अगर हम मिलाते हैं इस तरह से एक लाइन खींच करके, तो इसे ही हम क्या कहते हैं भैया? इसे ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक। तो इस दर्पण का जो काम होता है, ये जो हमारा उत्तल दर्पण है, इसका जो है परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और ये किरणों को फैलाता है, इसलिए इसका एक दूसरा नाम पड़ गया है, उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम देखते हैं कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण को, ऐसे मान लेते हैं किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है। ये जो यहाँ से परिवर्तन होने के बाद में ये कुछ इस तरह से होकर के जाएगी, और ऐसे ये किरण यहाँ से परिवर्तित होकर के कुछ इस तरह से जाएगी, और ऐसे ही सेम यहाँ से अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरण, तो कुछ इस तरह से होकर के जाएगी। ऐसे सेम यहाँ भी वही सेम प्रक्रिया होगी। और ये क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फैलाता है, अपसरित करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक। और इसका जो है मुख्य फोकस होता है, माने मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष से समांतर होकर के आने वाली किरणें जिस बिंदु पर जा करके मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या वहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम उसका क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर देखें हम इसका मुख्य फोकस बनाएंगे तो इस तरह से कुछ यहाँ मिलेगा। इसको ऐसे अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ जा कर के मिलेगा, ऐसे इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ जाएगा, ऐसे ये भी। तो ये जो होगा इस दर्पण का मुख्य फोकस होगा। इसे हम किस से डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं, ठीक। ये क्या होगा भैया? मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक, फोकस कहते हैं, ठीक। तो यहीं पर हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो है मुख्य फोकस जो है, अब जो है ये इस दर्पण का क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। और ये जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, वही जो होता है यहाँ पे उसका जो केंद्र होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और जो इसका मिड पॉइंट होता है, ये ध्रुव होता है। और मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरणों को ये फैला रहा है, फैलाने की वजह से इसका नाम एक और नाम पड़ता है, अपसारी दर्पण पड़ता है। और ये जो फोकस से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी होती है, इसको हम किससे के नाम से डिनोट करते हैं? इसको हम एफ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसको हम क्या कहेंगे? दर्पण की फोकस दूरी, ठीक। और ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर माने वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की जो दूरी होती है प्यारे बच्चों, यहाँ से ले करके, माने यहाँ से अगर हम ले लें और यहाँ से हम खींच दें, यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ तक की, इसको हम क्या कहेंगे भैया? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा। अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे
अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा कोई दर्पण हो जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, उसी को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण जो होता है किरणों को क्या करता है? वो किरणों को एक जगह पे मोड़ता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? अभिसारी दर्पण होता है। और ये जो है अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को ये क्या करता है? एक जगह पे ले जाकर के मिलाता है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जहाँ मिलती हैं या वहाँ जहाँ से जाकर के मिलती हैं आती हुई प्रतीत होती हैं, वो उसका मुख्य फोकस होता है। तो ये जो अवतल दर्पण हमारा होता है, इसका मुख्य फोकस जो होता है दर्पण से पहले होता है, और इसका और ये जो है जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका जो केंद्र होता है वो इस दर्पण का जो है वक्रता केंद्र कहलाता है। और हम जो है मुख्य फोकस से लेकर के जो ध्रुव तक की दूरी होती है उसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक के बीच की दूरी होती है उसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। दर्पण की कुछ चिन्ह प्रपाटियाँ होती हैं, जैसे अगर हमको दूरियाँ, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और उसके बाद में इस तरह से प्रतिबिंब की दूरियों को जो हम मापते हैं तो उनको हम क्या करते हैं? अगर हम किरण की चलने की दिशा में मापते हैं ध्रुव से तो हम उसको प्लस में लेते हैं। अगर किरण की चलने की दिशा के विपरीत में मापते हैं तो ध्रुव से उस दूरी को हम क्या करते हैं? माइनस में लेते हैं। जैसे ये किरण जा रही है इधर और हम वक्रता त्रिज्या इसकी देखेंगे तो यहाँ है, तो ध्रुव से हम इधर माप रहे हैं तो इस वक्रता त्रिज्या को हम माइनस के साथ मिलेंगे। और ऐसे ही सेम फोकस दूरी जो है वो भी किरण जा रही थी उधर और माप रहे हैं हम इधर, तो ये भी क्या होंगे? माइनस में होंगे। और किरण के चलने की दिशा में अगर हम कोई दूरी मापेंगे तो प्लस मिलेंगे, किरण के विपरीत दिशा में दूरियां हम मापेंगे तो उसको हम क्या करेंगे भैया? माइनस में लेंगे, और किरण के चलने की दिशा में प्लस में लेंगे। ऐसे, या हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि ध्रुव से लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में जितनी भी दूरियां हम मापेंगे उसको माइनस में लेते हैं, और दाहिने साइड में जितनी भी दूरियां होती हैं उसको हम क्या करते हैं? प्लस में लेते हैं। ठीक, तो गोलीय, किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे हम इंग्लिश में रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, एफ मीन्स क्या होगा? फोकस दूरी, और स्मॉल आर इसमें क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। तो किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है, अगर मान लेते कोई दर्पण है, इस तरह से है, गोलीय दर्पण है, ये इसकी फोकस दूरी होगी, मुख्य फोकस से लेकर के ध्रुव तक के बीच की दूरी f हो गया, और वक्रता केंद्र से लेकर के p तक माने ध्रुव तक के बीच की दूरी को जो है हम क्या करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, जिससे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों में क्या संबंध होता है? ये होता है, ये जो इसकी फोकस दूरी होती है वो उसकी त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। तो ये उसके फोकस दूरी तथा किसमें? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या है? संबंध है। माने अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसकी जो है त्रिज्या कितनी होगी? 10 होगी। ठीक, या हम उसका उल्टा कहेंगे कि अगर उसकी त्रिज्या 10 है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 5 होगी। हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अब जो है हमारा अगला पॉइंट है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, माने फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। माने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसकी आकृति आकार कैसे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं हमने एक वस्तु यहाँ पे ले लिया। ठीक, यहाँ पे हमने कोई वस्तु ले लिया, ये वस्तु है, और इसका नाम हमने ओ डैश दे दिया, क्योंकि वस्तु माने ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये एक वस्तु हमने ले लिया ओ डैश, और इसका अगर हमें प्रतिबिंब देखना है कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम क्या करते हैं? एक मुख्य अक्ष के समांतर हम क्या करते हैं? किरण को भेजते हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तित होने के बाद या तो फोकस से होकर के जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ से जब परिवर्तित होंगी तो ये किरण कुछ इस तरह से आगे निकल जाएगी। ठीक, अब उसके बाद में एक किरण हम क्या कर दें? उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो है वक्रता केंद्र से भेज दें।
तो वक्रता केंद्र से भेजने के लिए हम किरण को कुछ इस तरह से भेजना पड़ेगा। वक्रता केंद्र हमारा यहाँ पे है तो हम इस तरह से किरण को भेजेंगे, इस तरह से किरण जाएगी, ठीक। और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरण वो परिवर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये जैसे जा रही थी वो क्या करेगी, वो परिवर्तित जब होगी तो उसी मार्ग में यहाँ पे तुरंत वापस लौट जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये दोनों किरणें, अगर ये परिवर्तन के पश्चात ये किरण कुछ इस तरह से निकलेगी आगे और ये किरण कुछ आगे इस तरह से निकलेगी, तो आगे जा कर के कहीं मिलेंगी नहीं। लेकिन अगर हम इनको पीछे बढ़ाएंगे, अगर हम इसको पीछे बढ़ा दें, हम क्या कर दें, इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ाने पर हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि ये किरणें कुछ इस तरह से यहाँ जा कर के मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पे ये दोनों किरणें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो जहाँ पे ये किरणें मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही उस वस्तु का क्या होता है भैया, प्रतिबिंब होता है। और प्रतिबिंब को हम आई डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जो है उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रख दें, उसको अनंत पे रखें, या कहीं भी ला करके हम दर्पण के इधर अगर कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। फोकस यहाँ, ध्रुव यहाँ, इनके बीच में ही बनेगा। और क्या होगा, वो वस्तु से हमेशा छोटा होगा। और क्या होगा, जैसे वस्तु यहाँ सीधी रखी थी वैसे ही सीधा ही प्रतिबिंब ये यहाँ पे बनेगा। इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो आभा, और लेकिन ये मिल नहीं रही किरणें, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, आगे मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसलिए इसके द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा तथा दर्पण व फोकस के बीच होगा। हर कंडीशन में ये ऐसे इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो प्यारे बच्चों, इसको आप याद रखना कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा भैया, आभासी होगा। आभासी कैसा होगा, सीधा होगा। और क्या होगा भैया, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, छोटा। और कहाँ पे बनेगा भैया, हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में, हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच, और फोकस के बीच बनेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हर कंडीशन में ये पालन करेगा। और इस तरह से जो है इसको आप याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। कंपटीशन में पूछ ले जाते हैं कि अगर कोई उत्तल दर्पण है तो उसका प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी बनता है या वास्तविक बनता है, तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों आभासी बनता है। कहेगा सीधा बनता है या उल्टा बनता है, तो हम प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, सीधा बनता है। ऐसे ही सेम कहेगा वस्तु से बड़ा बनता है या वस्तु से छोटा बनता है, तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण में बस हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कहाँ पे बनता है, तो हम हमेशा कहेंगे कि ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, अब हम उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। माने उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग माने ये जो हमारा उत्तल दर्पण होता है ये कहाँ कहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। तो पहला नंबर ये भैया हमारा जो होता है उत्तल दर्पण, ये जो है गाड़ी जितने भी हमारे मोटर वाहन होते हैं उसके साइड ग्लास के रूप में लगाया जाता है। तो मोटर गाड़ियों के साइड ग्लास के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और भैया दूसरा क्या होता है, ये जो होता है हमारे बाज़ारों में, जो हमारी बाज़ार होती हैं, हमारी सड़कें होती हैं, वहाँ पे जो हमारे बगल में जो है लैंप लगे होते हैं, उन लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बाज़ार अथवा सड़कों पर
बाजार अथवा सड़कों पर लगे लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, हमारा जो है अगला पॉइंट है अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। माने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनकी आकृति आकार कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, आभासी होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसकी 6 कंडीशंस होती हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 कंडीशंस होती हैं। वो वस्तु के स्थिति के आधार पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे बच्चों जो है, यदि हम पहला कंडीशन जब वस्तु अनंत पर हो, माने कोई दर्पण, अवतल दर्पण हमने ले लिया, इस अवतल दर्पण से बहुत दूर हो कोई किरण, कोई वस्तु, तो बहुत दूर जब कोई वस्तु होगी, तो बहुत दूर कोई वस्तु जब होती है तो वो बहुत छोटी दिखाई हमको देती है, और वहाँ से वो छोटी होने के नाते जो दोनों किरणें निकलेंगी वो जो है समांतर लगभग आती हुई प्रतीत होंगी। तो उसकी एक किरण जो मुख्य वो फोकस से होकर के जाती है, वो किरण हम ले लेते हैं। तो फोकस से होकर के जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, माने वक्रता त्रिज्या से होकर के किरण आती है, फिर वक्रता त्रिज्या को ही वापस लौट जाती है। तो इस तरह से ये जो फोकस से होकर किरण आई इस तरह से समांतर हो जाएगी, और वक्रता त्रिज्या से आने वाली फिर परिवर्तन के पश्चात में ये दोनों किरणें जा करके यहाँ पर मिल रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो होगा वो इस वस्तु का इमेज बनेगा। यानी अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा भैया? फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा भैया? प्रतिबिंब यहाँ सीधा था, वस्तु यहाँ सीधा था, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा, माने नीचे की तरफ इसका जो है झुक है। तो इस तरह से इसका प्रतिबिंब क्या बने, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और वस्तु हमारी यहाँ पे क्या है? बड़ी है, तो प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है? बहुत ही छोटा बन रहा है। ठीक, और कैसा बन रहा है भैया? इमेज जो बन रहा है, ये किरणें परिवर्तन के पश्चात दोनों किरणें मिल रही हैं, और जब मिल रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। और उसके बाद में ठीक, तो इन सब के बारे में हम इस पे तो जान लिए। तो पहला क्या होगा भैया? पहला ये होगा कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक, और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक, ऐसे ही हम दूसरे केस में आ जाते हैं। दूसरे केस में प्यारे बच्चों, जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच में हो, माने अनंत इधर है और सी यहाँ है, अनंत और सी के बीच में अगर रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब अगर हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम करेंगे ये एक मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को भेजते हैं, और ये किरण इस तरह से जाएगी, परिवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के इस तरह से निकलेगी। और एक दूसरी किरण हम जो भेज रहे हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं, और ये जैसे जाएगी वैसे ही परिवर्तन के पश्चात वापस लौट आएगी। और ये दोनों किरणें कुछ यहाँ मिलेंगी, और जब यहाँ मिलेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या करेगा? यहाँ पे बनेगा। तो वस्तु अगर अनंत और सी के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा, और जो है वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, और दोनों किरणें मिल रही हैं, और दोनों किरणें जब मिल रही हैं तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक, ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब वस्तु को हम ला करके अब पहले अनंत पे रखा था, अब अनंत और सी के बीच में ले आए। अब हम अगर उस वस्तु को ला करके हमने कहाँ रख दिया? सी पर रख दिया। तो ये हमारा तीसरा केस बनता है कि जब वस्तु सी पर होगी तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक किरण सीधे मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, फोकस से होकर के जाएगी, और एक हम क्या करेंगे? फोकस से भेजेंगे, जो क्या करेगी? जो मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाएगी, और ये दोनों किरणें कुछ यहाँ मिलेंगी, और मिलने के बाद में इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर होगा। यानी अगर हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रख दे हैं तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बना हुआ भैया? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और वो जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा क्या करता है? प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु
ये ऊपर की तरफ रखी हुई है और प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और दोनों किरणें मिल रही हैं तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक, अब उसके बाद में अगर इस वस्तु को हम वक्रता केंद्र से आगे ले आए यानी C और F के बीच में, तो वस्तु को अगर हम C और F के बीच में रखेंगे तो हम देखते हैं प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों। तो देखते हैं हम, तो C और F के बीच में अगर वस्तु को हमने ला करके रखा जो O डैश है, एक मुख्य अक्ष के समांतर हम किरण भेजेंगे, फोकस से होकर के जाएगी, और एक किरण जो है फोकस से होकर के भेजेंगे तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो वो दोनों किरणें यहाँ पर आकर के कट करेंगी, और जब यहाँ कट करेंगी तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें I डैश यहाँ पर प्राप्त होगा। और यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जब हम वस्तु को C और F के बीच में ला करके रख रहे हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो C और अनंत के बीच में बन जा रहा है, माने C यहाँ है और अनंत यहाँ है, तो C और अनंत के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा वस्तु, और कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा, और कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। बच्चों हम अवतल दर्पण के 4 केसेस पढ़ चुके हैं, अब हम जो है 5वां केस पढ़ने जा रहे हैं। माने अगर वस्तु कहाँ पे हो, F पर रखी हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम किसी वस्तु को, जैसे O डैश है, हमने फोकस पे ला करके रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब अगर हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे भैया, एक किरण को जो है मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, और परिवर्तन के पश्चात जो होगी ये किरण, ये कहाँ से होकर के आएगी भैया, ये फोकस से होकर के आएगी इस तरह से, और एक किरण जो है हम वक्रता केंद्र से होकर के भेज दे रहे हैं, और ये इस तरह सीधे जाएगी और यहाँ से परिवर्तन के पश्चात इस तरह से मुड़ करके आएगी। तो हम देखेंगे कि ये दोनों किरणें समांतर हो जाती हैं और लास्ट में ये यहाँ नहीं मिलेंगी, और हम मान लेंगे कि ये अनंत पर जा करके मिलेंगी। तो यानी क्या हो गया, अगर अवतल दर्पण में हमने कोई वस्तु ले लिया और उस वस्तु को हमने अवतल दर्पण के फोकस पर रख दिया, उसका प्रतिबिंब तब कहाँ बनेगा भैया, अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और क्या होगा भैया, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और ये प्रतिबिंब जो होगा ऐसा हम मान लेंगे कि अनंत पर जाकर मिलेगा, और जब मिलेगा जाकर के तो कैसा होगा भैया, वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और क्या होगा भैया, ये जो वस्तु है यहाँ हम देखेंगे बहुत छोटी है, लेकिन ये जो है प्रतिबिंब अनंत पर जाकर के जब मिलेगा तो ये बहुत ही बड़ा होगा। तो इसका मतलब जो है प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, और उसके बाद में ये जो है ये कैसा होगा भैया, हमारा जो है वस्तु कैसा है, सीधा है, लेकिन प्रतिबिंब हमारा क्या है, नीचे की तरफ है, यानी कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा। ठीक, यानी अगर कोई वस्तु फोकस पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा, और उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि किरणें अनंत पे जाकर के मिलेंगी। और ये वस्तु से बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, माने वस्तु छोटी है, जब अनंत पे जाकर के मिलेगा तो ये प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनेगा। और ऐसे ही सेम ये वस्तु ऊपर सीधी रखी हुई है लेकिन इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, यानी टेढ़ा, माने उल्टा बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। अब हम आ जाते हैं 6वीं कंडीशन में, देखते हैं भैया कि अवतल दर्पण जो होता है उसका अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को कहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे हमने फोकस पे रखा था, अब हम इस वस्तु को थोड़ा सा अंदर की तरफ खिसका दे रहे हैं, माने F और P के बीच में। जब हम वस्तु को F और P के बीच में रखेंगे, माने फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों। तो हम देखते हैं, यहाँ से बनेगा ये क्या होगा, ये बनेगा ऐसे, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, हम उसको सही कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, हम बनाने के लिए एक समांतर किरणें भेजेंगे और समांतर परिवर्तन होने के बाद फोकस से हो करके जाएंगी, और एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए भेजेंगे जो वापस उसी दिशा में लौट आएंगी। और ये दोनों किरणें आगे जा करके कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन हम इसको अगर हम पीछे बढ़ाते जाएंगे तो ये किरण यहाँ
इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो किरणें जहाँ मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से पीछे बनेगा, और पीछे बनेगा माने किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं माने आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा भैया, और ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। और क्या है भैया, प्रतिबिंब सीधा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भैया ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और भैया क्या होगा दूसरा, ये कैसा है भैया, ये किरणें दोनों मिल नहीं रही हैं, यहाँ मिल रही थी तो वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो कैसा प्रतिबिंब हो गया भैया, आभासी प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक। और उसके बाद में जो है ये कैसा होगा, यहाँ ये वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा था क्योंकि ये अनंत पे जाकर के मिल रहा था, लेकिन ये वाला जो है वस्तु से बड़ा बनेगा केवल। तो हम बहुत बड़ा नहीं, बड़ा रहेगा लेकिन, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और क्या होगा, लास्ट पॉइंट इसका जो है ये वस्तु से बड़ा होगा। और कैसा होगा भैया, वस्तु ऊपर रखी हुई है, प्रतिबिंब भी ऊपर बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है प्यारे बच्चों, सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो इस तरह से जो 6 केसेस होते हैं अवतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा। तो प्यारे बच्चों हम अब जो है अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको एक चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं, जो हमें बड़े आसानी से याद हो जाएगा। हर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता है। तो प्यारे बच्चों हमने अभी पहला जो कंडीशन हमने पढ़ा था, 6 कंडीशंस पढ़े थे, 6 में हमने फिगर को बनाया था और बताया था कि कब वास्तविक होगा, कब उल्टा होगा, कब जो है सारी चीज़ें हमने सारी स्थितियाँ समझाई थे। लेकिन याद करने के लिए हम एक चार्ट आपको बता दे रहे हैं, उस चार्ट के अनुसार आप याद कर लेंगे इसको। तो ये जो चार्ट हमारा दिया हुआ है, इस चार्ट में हमने वही बनाया है जो अभी हमने 6 जो है डिस्कशन कर चुके थे। 6 चीज़ें माने 6 स्थितियों के बारे में जो हमने डिस्कशन किया था उन्हीं के बारे में हमने यहाँ पर बनाया है। माने यदि अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है भैया, फोकस पर बनता है। और कैसा होता है भैया, ये वास्तविक होता है क्योंकि किरणें मिलती थी। और क्या होगा, उल्टा होता है, और वस्तु से क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक। अब दूसरी स्थिति हमने क्या पढ़ा था, अनंत से ला करके अनंत और सी के बीच में हमने रखा था। और जब अनंत और सी के बीच में हमने इसको रखा था तब जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा था सी और एफ के बीच में बन रहा था। और कैसा, वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था, और वस्तु से क्या बन रहा था, छोटा बन रहा था उस केस में भी। ठीक। अब उस वस्तु को हम ले आकर के सी पर जब रखे, और जब सी पर में हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब हमने देखा भैया सी पर ही आकर के बना, और सी पर ही आकर के बना है। और कैसा बना है, वो वास्तविक बना है। ठीक, वास्तविक बना है, उल्टा बना है। लेकिन जब हमने सी पर रखा और प्रतिबिंब सी पर ही बना है, और लेकिन उस स्थिति में वो प्रतिबिंब जो है ना तो छोटा था ना बड़ा था, वो वस्तु के बराबर हो गया था जो हमने सी पर रखा। उसी तरह से फिर हम क्या करते हैं, वस्तु को ला करके सी और एफ के बीच में रखते हैं। और जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच में ला करके रखते हैं तो हमारा जो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत और सी के बीच में बन जाता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और कैसा बन जाता है, आपकी बार वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं, अगर उस वस्तु को ला करके हम अवतल दर्पण के जो है फोकस पे रख दें, मुख्य फोकस पे रख देते हैं, तो जब हम फोकस पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, और क्या, उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ठीक। और लास्ट कंडीशन जो हमारी 6 नंबर थी, जब हम वस्तु को कहाँ पे ला करके रखे हैं, एफ और ध्रुव के बीच में रखे हैं, तो दर्पण के कहाँ पर भी हमारा बना, दर्पण के पीछे जा कर के बना है। और कैसा बना था, आभासी बना था, क्योंकि वहाँ किरणें मिल नहीं रही थी, मिलती प्रतीत हो रही थी पीछे जा कर के। और कैसा बना था, सीधा बना था, और वस्तु से बड़ा बना था। तो ये 6 चीज़ें यहाँ पे याद रखना, ये बहुत कंपटीशन में पूछा और पूछ भी सकता है। ये हमारे यूपी बोर्ड, इंटरमीडिएट और किसी भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए प्यारे बच्चों मेरा निवेदन है, आप
इस लिस्ट को, इस जो है सारणी को बहुत बेहतरीन तरीके से आप याद कर लेंगे, ताकि परीक्षा में जो है आप अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कर सकें। आप अगर मेहनत करके जाएंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चय ही अच्छा लगेगा, आपको याद रहेगा, वो क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल DK करियर क्लासेस पर एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।